चलिए अब हम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों प्रपोज किया गया है, राइट। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को प्रपोज करने वाले एल्टोनियन थे, ठीक है, सर एल्टोनियन। और इन्हीं के नाम पर इन पिरामिड्स को हमने दूसरा नाम भी दिया है, वी कॉल देम एज एल्टोनियन पिरामिड्स। और इनका दूसरा नाम फूड पिरामिड्स भी है, ट्रॉपिक पिरामिड्स भी बोलते हैं, बट नेम हियर इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। सो फूड पिरामिड्स या एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं, राइट। देखो बच्चों, कोई भी फूड चेन जब आप देखते हैं तो उस फूड चेन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, और वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वही मेरे पास यहाँ पे पिरामिड्स के फॉर्म में होगा। सो आई कैन रिप्रेजेंट एनी फूड चेन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन। किसी भी फूड चेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं पिरामिड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमने पिरामिड ही क्यों लिया? क्योंकि आपको बस मैं एक बार अभी तो सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, थोड़ी देर से आपको क्लियर कर दूंगी मैं। देखिए पिरामिड का शेप कैसा होता है। अगर आप किसी भी पिरामिड का बॉटम देखेंगे बेटा तो उसका एरिया कैसा होता है, ज़्यादा। और अगर आप उसका टॉप देखेंगे तो एरिया कैसा होता है, नैरो, ठीक है। तो किसी भी पिरामिड में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो उसका जो एपेक्स है दैट इज़ नैरो और जो बेस है दैट इज़ वाइड। तो नैरो और वाइड बेस होगा मेरे पास किसी भी टाइप के पिरामिड का, राइट। अगर मैं इसकी जगह शेप ले लेती स्फीयर तो देखिए एरिया आपको कैसे वैरी करता। हालांकि यहाँ पे आप कुछ एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते थे बट आपको शार्प पीक्स नहीं मिलते। शार्प पीक आपको सिर्फ पिरामिड में मिल सकते हैं। तो ये देखिए एरिया यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम हो गया, लेकिन शार्प होकर मिनिमाइज नहीं हुआ। यहाँ पे मिनिमाइज हो सकता है। अगर मैंने स्क्वायर लिया होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, दिख ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, तो कहीं पे भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। रेक्टेंगल में भी सेम चीज़ होती। ईजीएस्ट शेप मैंने चुना एंड दैट इज ट्राइंगल, दैट इज पिरामिड। ईजी रिप्रेजेंटेशन चुना है, राइट। तो मैंने अगर रिप्रेजेंटेशन ये चुना है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर को सजेस्ट करने के लिए, उसके बायोमास को डिपिक्ट करने के लिए, या एनर्जी रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने कुछ पिरामिड्स यूज़ किए हैं। इन्हें हम कहते हैं अल्टोनियन पिरामिड्स, जहाँ पे बेस विल रिप्रेजेंट मोर नंबर और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वो जो नंबर है वो क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा, राइट। तो हम एक एक करके एक एक पिरामिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बेस विल बी हैविंग मोर नंबर। अब आपको जो भी आपकी इन तीनों पैरामीटर्स में से जिसका भी पिरामिड आप ड्रॉ कर रहे हैं उनमें जिसका नंबर ज़्यादा रखना हो उसे बेस पे बताइए, जिसका नंबर कम है उसको एपेक्स पे बताइए, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द पिरामिड्स। 3 टाइप के पिरामिड्स है बेटा, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। मैं तीनों आपको समझाऊंगी, तीनों हम एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे, वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट इट। चलिए पहले पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये ध्यान रखना है बेटा कि जो हमारी फूड चेन्स होती हैं, स्पेसिफिकली जो ग्रेजिंग फूड चेन है मेरे पास, उस ग्रेजिंग फूड चेन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ दैट इज़ व्हाट, इस फूड चेन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिरामिड। और सबसे ज़्यादा पिरामिड्स को हमने अगर ड्रॉ किया है तो वो सिर्फ एक ग्रेजिंग फूड चेन को ही डिपिक्ट करने के लिए किया है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यही सबसे ज़्यादा है और हमारे लिए तो यही सोर्स अवेलेबल है। कोरल रीफ के बारे में हमने बात ज़रूर की लेकिन अभी उसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि कोरल रीफ से हमें फूड नहीं मिलता। तो जिन चीज़ों से आपको फूड की अवेलेबिलिटी है ऑब्वियसली दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ स्टडी। तो अगर मैं यहाँ पे स्टडी करना चाहूँ तो ग्रेजिंग फूड चेन में पिरामिड्स को स्टडी कर सकती हूँ, पिरामिड्स को ड्रॉ कर सकती हूँ मैं किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर मेरे पास सबसे पहली कैटेगरी होगी, उसके बाद दूसरी कैटेगरी होगी मेरे पास कंज्यूमर। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिकम्पोजर्स कैन बी फाउंड एट एनी लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल, एट एनी लेवल ऑफ फूड चेन, राइट। तो अगर डिकम्पोजर्स को मुझे प्लॉट करना है तो फिलहाल मेरे पास डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन मैं इन डिकम्पोजर्स को ट्रॉफिक लेवल्स के आजू बाजू कहीं पे भी रख सकती हूँ, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोजर्स को कहीं से भी अवेलेबल होगा।
प्रोड्यूसर का भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर का भी होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का भी होगा, टर्शरी क्वाटरनरी सबका ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हो सकता है। बट अगर मैं इन 3 चीज़ों को या सपोज 2 चीज़ों को मैं पिरामिड में डालने की कोशिश करूं, तो बेस ऑफ द पिरामिड शुड हैव प्रोड्यूसर। पिरामिड के बेस पे क्या होना चाहिए? प्रोड्यूसर होना चाहिए, राइट। उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए और उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर होना चाहिए। तो अगर मैं किसी पिरामिड की बात करूं तो पिरामिड का बेस विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मोर बायोमास, राइट। अगर यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूं नंबर, तो मेरे पास पिरामिड कुछ ऐसा आएगा, या मैं प्लॉट कर दूं बायोमास। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बेटा, इंडिविजुअली मैं बताऊंगी आपको। बायोमास प्लॉट करें तो भी हो सकता है कि पिरामिड इसी तरीके से बने, और एनर्जी की मैं बात करूं तो भी पिरामिड ऐसा ही बनेगा। मतलब बेटा साफ साफ शब्दों में कहूँ तो पिरामिड का शेप थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट हो सकता है, राइट। कभी कभी पिरामिड इरेक्ट हो सकता है, कभी कभी पिरामिड इन्वर्ट भी हो सकता है। दोनों केसेस देखेंगे हम। हमेशा प्रोड्यूसर बेस पे रहेगा। ग्रेजुअली आपके पास जितने कंज्यूमर्स हैं उन्हें ऊपर ऊपर डालते जाइए, और जो एपेक्स होगा उस एपेक्स पे आ जाएगा आपका टॉप कार्निवोर। अब जो भी हो, है ना, आपकी फूड चेन में 4 मेंबर हों चाहे 10 मेंबर हों, जितने भी मेंबर्स हो, 10 तो नहीं होते, हालांकि 10 मतलब तो बहुत ही बड़ी फूड चेन हो जाएगी, एंड कोई भी इकोसिस्टम बड़ी फूड चेन नहीं सपोर्ट करता। रिमेंबर द फैक्ट। रीज़न, अगर बहुत बड़ी फूड चेन में ले लूँ ना बेटा, उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे मेरे पास? लंबी फूड चेन मतलब बहुत लंबा एनर्जी ट्रांसफ़र, और लंबा एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब जो सबसे आखिरी का ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, उसको तो हार्डली ही कुछ एनर्जी मिलेगी, और इतनी कम एनर्जी में कोई टॉप कार्निवोर या मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, जिसका बॉडी डिज़ाइन हाईली कॉम्प्लेक्स है, वो कम एनर्जी में कैसे सर्वाइव करेगा? तो इसलिए फूड चेन्स टेंड्स टू बी शॉर्टर। फॉर एफिशिएंसी वी कीप देम शॉर्ट। अब देखिए ये आपके पास एक पिरामिड है। इस पिरामिड में मैं हर जगह पे ट्रॉफिक लेवल्स को इंडिकेट करूंगी। जितने नंबर हो ना बेटा, उतने पूरे पूरे नंबर आपको रखने पड़ेंगे विद वन कंपल्शन की प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे आएगा। ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे, जितने ऑर्गेनिज्म आपको उस ट्रॉफिक लेवल पे मिलते हैं उतने सब डाल दीजिए, एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने सारे ऑर्गेनिजम्स को उसमें नहीं इंक्लूड किया तो रिजल्ट्स अलग आ जाएंगे, आपका इंटरप्रिटेशन गलत चला जाएगा। तो ये अगर मेरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो यहाँ पे ग्रास बेस पे है, ठीक है। जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर सॉरी, वो सेकेंड पोजीशन पे है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ गए, है ना। पोजीशन चेंज हो रही है बेटा, याद रखिएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर इज एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर इज एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, राइट। और उसके बाद जो मेरे पास टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, दे आर एट द टॉप। So this is tertiary consumer, right? तो इस तरीके से मेरे पास ये पूरा पिरामिड आ जाता है। इस पूरे पिरामिड को हम एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं, और ये पिरामिड एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। तो किसी भी जगह पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो पिरामिड ऑफ नंबर कैसा आएगा? इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट ही होगा, ऐसा, राइट। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर किसी फॉरेस्ट में मैं बात करूं तो देखना, ट्री जो है वो सबसे पहली पोजीशन पे आने वाला है बेटा, है ना। ट्री के ऊपर रहने वाले इंसेक्ट्स हो सकते हैं जिनका नंबर 1, ट्री का नंबर 1 ही था लेकिन इंसेक्ट्स का नंबर काफ़ी हो गया, और इन इंसेक्ट्स को खाने वाले जो हॉक हैं उनका नंबर कंपैरेटिवली इंसेक्ट से भी कम हो गया। मतलब कैसा पिरामिड बनेगा पता है बेटा? ट्री ये एक रहा, इसके ऊपर आने वाले जो मेरे जो इंसेक्ट्स हैं उनका नंबर ये ज़्यादा हो गया, और ऊपर आने वाला जो हॉक है उसका नंबर फिर से कम हो गया। तो कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्टेड पिरामिड बनेगा। इसको इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं हम, हालांकि दिस इज़ नॉट परफेक्ट इन्वर्टेड पिरामिड, सो वी कॉल इट एज डिस्टॉर्टेड पिरामिड। तो देखिए ज़रा ध्यान से, किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर वुड बी इन्वर्टेड, राइट। सो हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा, फॉरेस्ट पढ़ा, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे? आई विल शो यू। किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिफरेंसेस क्या आएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स,
फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है एक्वेटिक एनिमल्स जो कि फूड को सिंथेसाइज करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनको खाने वाले होंगे बेटा जू प्लैंक्टन्स, है ना। इन जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली होंगी स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को कंज्यूम करने वाली, दिस इज स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश को कंज्यूम करने वाली बिगर फिशेस। तो इनका नंबर उसी रेशो में बढ़ेगा बेटा जिस रेशो में अभी तक हमने बात की है। मतलब ये पिरामिड भी मेरे पास क्या आने वाला है, इरेक्ट। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली कि पिरामिड ऑफ नंबर की मैं बात करूँ तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड इरेक्ट आएगा, फॉरेस्ट या ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड इन्वर्टेड या डिस्टॉर्टेड आएगा, और इक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड जो है वो भी इरेक्ट आएगा। सो ये 3 कंक्लूजन्स आपको यहाँ से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पिरामिड्स का शेप कौन से इकोसिस्टम में कैसा होगा ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम एक नेक्स्ट पिरामिड की तरफ चलते हैं, दैट इज माय पिरामिड ऑफ ये देखिए, मैं आगे बढ़ने के पहले एक बार ये पिरामिड ऑफ नंबर आपको दिखाना चाहूँगी। ये प्रोड्यूसर एक ट्री, उस ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी इन ऑर्गेनिज्म की, और उसके बाद फिर इनके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म की। तो ये हो गया हमारा कुछ तरीके से डिस्टॉर्टेड पिरामिड, राइट। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पिरामिड, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये आपके पास पिरामिड ऑफ एनर्जी है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स याद करें बेटा, मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर की तरफ जाती है। ये रहे मेरे प्रोड्यूसर्स, ये मेरे प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स। इन प्लांट्स से जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी किसके पास जाएगी, कंज्यूमर के पास, ठीक है। कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर। तो एक एक कंज्यूमर को क्रॉस करते करते एनर्जी जो है वो मूव अप करेगी। अगर सेम टाइप का पिरामिड ऑफ एनर्जी मैं किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए बनाऊं तो ये ग्रास हॉपर, रैबिट, सॉरी नॉट रैबिट, फ्रॉग ले लेती हूँ मैं, फ्रॉग, है ना, फ्रॉग को कंज्यूम करने वाला स्नेक एंड हॉक और वट एवर, बस इतनी फूड चेन काफ़ी है। तो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने पहले भी बताया था बेटा कि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, मतलब एनर्जी जैसे निकली है वैसे के वैसे ही पहुँचने वाली है। सो इट इज़ यूनी डायरेक्शनल एनर्जी, राइट। दूसरी फूड चेन देखो, ये फर्स्ट ली मैंने, दूसरी फूड चेन हम लेते हैं, ले लेते हैं हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी वही हो जाएगा, सब ट्री वगैरह से ही रिलेटेड रहेगा। तो वहाँ पे भी एनर्जी का फ्लो किससे रहेगा, ट्री से डियर की तरफ और डियर से टाइगर की तरफ, ठीक है। तो ट्री, डियर एंड टाइगर, यहाँ पे भी एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। तीसरा ले लीजिए बेटा, एक्वेटिक इकोसिस्टम की एक फूड चेन ले लेते हैं हम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन कैसी होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको कंज्यूम करने वाले जू प्लैंक्टन्स, इनसे एनर्जी का फ्लो किसकी तरफ जाएगा, स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस से एनर्जी का फ्लो किसकी तरफ जाएगा, बिग फिशेस। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा कि तीनों टाइप के फूड चेन्स में जब आप पिरामिड ऑफ एनर्जी देखोगे तो इट विल बी ऑलवेज अपराइट। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं हम, एंड दैट इज एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन अ food chain, whether it is of grassland, whether it is of desert, or maybe it is of aquatic ecosystem, right? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा रहेगा, इरेक्ट ही रहेगा। फाइन, अब हम नेक्स्ट पिरामिड की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। हमारा थर्ड पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास, जहाँ पे हम एक टोटल स्टैंडिंग क्रॉप को कंसिडर करते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले भी बताया था बच्चों मैंने, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, जहाँ पे हम अवेलेबल बायोमास की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो अवेलेबल बायोमास है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब अगर सपोज मैं बात करूँ तो किसी भी जगह की स्टैंडिंग क्रॉप अलग है एंड स्टैंडिंग स्टेट अलग है। पहले आप स्टैंडिंग स्टेट भी समझ लो बेटा, स्टैंडिंग स्टेट इज बिट डिफरेंट एंड स्टैंडिंग क्रॉप इज डिफरेंट। दोनों चीज़ों में डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। एक स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब जो अवेलेबल बायोमास है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सरफेस से ऊपर जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनका जो बायोमास काउंट होगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, राइट। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट प्योरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की होती है या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की होती है, राइट। अब ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है मेरे पास, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स धीरे 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 सॉइल के अंदर जाते जाएंगे।
एनसीईआरटी लिखती है बेटा अपना कि ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं ये अवेलेबल नहीं होंगे प्लांट्स को। अब क्यों नहीं होंगे आप समझ गए, हमने लीचिंग पढ़ा था, रिमेंबर डिकम्पोजिशन की एक स्टेप थी लीचिंग। लीचिंग में ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं ये धीरे धीरे ड्रिप होकर नीचे चले जाते हैं, और क्योंकि ये सॉइल की लेयर्स में नीचे नीचे जा रहे हैं इसलिए ये ऊपर प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि प्लांट्स को ये अवेलेबल नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें हम स्टैंडिंग स्टेट में डालेंगे कि ये थे सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे, अवेलेबल हो सकते थे, बट बिकॉज ऑफ लीचिंग दे आर लॉस्ट, राइट। तो स्टैंडिंग स्टेट किन बातों पे डिपेंड करता है बेटा कि कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपके पास अवेलेबल है, कितना प्लांट ने यूटिलाइज किया है, यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। भाई प्लांट्स ने अगर इन्हें ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा, ज़्यादा अमाउंट में अगर प्लांट ने इन्हें अब्जॉर्ब कर लिया होगा तो डेफिनेटली इनका अमाउंट आपको कम अवेलेबल होगा, राइट। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब कितना ये आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो रहा है उसके बेसिस पर भी इसे हम डिसाइड करते हैं। अगर ज़्यादा मैटर डिकम्पोज हो रहा है तो ज़्यादा सॉल्ट्स अवेलेबल होंगे सॉइल में, कम मैटर डिकम्पोज हो रहा है तो कम सॉल्ट्स अवेलेबल होंगे सॉइल में। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, देन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड देन देयर अवेलेबिलिटी, मतलब कितना लीचिंग हुआ है, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। आ जाते हैं हम ज़रा वापस से स्टैंडिंग क्रॉप पे। बायोमास कितना अवेलेबल है, ये बायोमास जब उसकी लिविंग फॉर्म में अवेलेबल है तब तक तो मैं इसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलूँगी, और इसके मरने के बाद, इसकी डेथ के बाद जो डिकम्पोजिशन होगा उसे मैं क्या बोलूँगी, स्टैंडिंग स्टेट, राइट। तो अभी स्टैंडिंग क्रॉप पे ही फोकस करते हैं। जो बायोमास किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल है दैट कैन बी प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड ऑफ बायोमास। ये प्रोड्यूसर लेवल हो गया बेटा। हमने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ लिया है। पिरामिड ऑफ नंबर में हमने पहले ही बात करी थी कि प्लांट्स का नंबर प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी इस लेवल पे भी प्लांट्स का नंबर ज़्यादा होगा, तो प्लांट्स का बायोमास भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बायोमास देख लीजिए ज़्यादा ही दिख रहा है। ऊपर जाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम हो रहा है, बायोमास भी कम हो रहा है, और ऊपर जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर कम हो रहा है, बायोमास भी कम हो रहा है, फाइनली टर्शरी कंज्यूमर का नंबर भी कम हो रहा है और बायोमास भी कम हो रहा है, राइट। तो अगर इस हिसाब से मैं प्लॉट करूं तो पिरामिड ऑफ बायोमास मेरे पास कैसा आता है बेटा, अपराइट, सीधा खड़ा हुआ है, राइट। तो अगर किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए मैं प्लॉट करूं तो इट विल बी इरेक्ट, राइट। अगर मैं किसी फॉरेस्ट के लिए प्लॉट करूं तो फॉरेस्ट में भी ये इरेक्ट ही होगा ना, क्योंकि प्लांट्स का जो बायोमास होगा वो उनके कंज्यूमर से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। पर तुम ज़रा सोच के देखो बेटा, क्या किसी एक्वेटिक फूड चेन में ये इरेक्ट हो सकता है? एक्वेटिक फूड चेन में मेरे पास प्रोड्यूसर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो बड़े छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म है जिनका वजन मात्र ग्राम्स में होता है ना, ग्राम पे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर भले ही ज़्यादा हो बेटा, लेकिन जो अवेलेबल बायोमास होता है वो कम होता है। अच्छा, इनका अवेलेबल बायोमास एक और रीज़न से कम होता है। क्या बेटा, कि अगर सपोज़ ये मर गए तो मरने के बाद जब दूसरे आते हैं तो अवेलेबल कितना होता है, लिविंग बायोमास की बात कर रहे हैं ना, तो अवेलेबल लिविंग बायोमास कितना होता है, कम होता है, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन इज स्मॉल, लेस लाइफ स्पैन होने के कारण एट अ टाइम अगर आप इन्हें देखेंगे बायोमास के टर्म्स में तो इनका नंबर आपको कम ही मिलने वाला है, राइट। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर कम होगा, जू प्लैंक्टन्स का नंबर ज़्यादा होगा लेकिन बायोमास कम होगा, उसके बाद बड़ी फिशेस का नंबर कम होगा लेकिन बायोमास ज़्यादा होगा। तो देखिए ज़रा, ये पिरामिड जब आपके पास बनेगा ना तो ये पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा, राइट। फाइटोप्लैंक्टन्स का मास कम होने से उनका जो पिरामिड में जो ऑक्यूपेंसी है वो ऊपर की तरफ रहेगी। ये मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, और ये मेरे कंज्यूमर्स हैं। लार्ज फिशेस का बायोमास ऑब्वियसली ज़्यादा है तो उनको बेस पे रखा है हमने, स्मॉल फिशेस का उनसे कम है, उनको ऊपर के ट्रायंगल के सेगमेंट में रखा है, फिर जू प्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन। तो मेरा पिरामिड पूरी तरीके से इन्वर्ट हो गया, राइट। ये डिस्टॉर्टेड नहीं है बेटा, ये इन्वर्टेड है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होगा किसमें, जब भी मैं मराइन इकोसिस्टम की बात करूंगी, या मैं कह दूं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात जब चलेगी तो ये भी कैसा होगा, इन्वर्टेड,
आ रही है बात समझ में? तो हमने 3 तरीके के पिरामिड्स पढ़े, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। उसमें नंबर और बायोमास में हमने कुछ इन्वर्जन्स, डिस्टॉर्शंस पढ़े हैं, जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी यूनिवर्सली सबके लिए क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पिरामिड्स पे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, राइट।